सुप्रभात प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पाठ कारक शुरू करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रयोग होने वाला हमारा जो कारक पाठ है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का जब संबंध क्रिया से या फिर क्रिया के दूसरे शब्दों से पाया जाता है तभी हमारा वहां कारक होता है। उसके बाद हिंदी व्याकरण में आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने जब आता है तो आता है कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। और 8 भेद इस प्रकार है। पहला कर्ता कारक, जिसके सामने हमने लिखा है इसमें ने। ये ने क्या है आपको ने का पता होना चाहिए। हमने दूसरी लाइन में लिखा है कि कारक का ज्ञान कराने वाले चिन्ह को विभक्ति या परसर कहते हैं। अर्थात जो यह लिखा हुआ है ने, यही हमारी विभक्ति या परसर है। अर्थात कर्ता कारक की पहचान के लिए प्रयोग होने वाला चिन्ह ही विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग चिन्ह है या कारक चिन्ह है। दूसरा है कर्म कारक, जिसके स्थान पर हम को का प्रयोग करते हैं। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है। तीसरा है कर्ण कारक। कर्ण कारक में हमारा क्या होता है? आपके सामने लिखा हुआ से, जुड़ने पर का मतलब है कि हम किसी न किसी साधन के द्वारा जुड़ते हैं। कर्ण का मतलब ही हमारा साधन होता है। उसके बाद इसमें एक चिन्ह और बताया गया है आपके सामने के द्वारा। के द्वारा में आपको ध्यान रखना है, इसमें भी हम किसी न किसी साधन के द्वारा ही कोई कार्य करते हैं या फिर किसी न किसी साधन से जुड़ते हैं। ये हमारा कर्ण हुआ। नंबर 4 है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में हमारा जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है, लेकिन के लिए के साथ साथ इसमें को भी आता है। लेकिन हमारा जो कर्म है उसमें भी को आया था और संप्रदान में भी हमारा को आया है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि कर्म कारक में जो को होता है उस पर केवल क्रिया का प्रभाव पड़ता है और यहाँ हम को जब प्रयोग करेंगे वो केवल देने के भाव में करेंगे, जब हम किसी को कोई वस्तु देंगे या प्रदान करेंगे। उसके बाद अपादान कारक। अपादान कारक में से आया है जो अलग होने पर लिखा हुआ है। अर्थात कर्ण में भी से था और अपादान में भी हमारा से है, लेकिन कर्ण में किसी न किसी साधन से किसी न किसी वस्तु से हम जुड़ेंगे और हम अपादान कारक में ठीक इसके विपरीत हम उस वस्तु से अलग हो जाएंगे। संबंध कारक नंबर 6 है हमारा, जिसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये हमारे विभक्ति चिन्ह हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं संबंध कारक के अंतर्गत। उसके बाद अधिकरण कारक है। अधिकरण में, पर, ऊपर, ये 3 प्रकार के हमारे जो है चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। और अंतिम 8वां है संबोधन कारक, जिसमें हे और अरे। ये हमारे विभक्ति चिन्ह है। प्यारे बच्चों, आपको ये सारी जो इसकी तालिका है अर्थात जो इसकी जो लिस्ट बनाई हुई है मैंने, ये आपको याद करनी है, क्योंकि इन चिन्हों के द्वारा ही हमारा एक समास होता है, तत्पुरुष समास, जिसमें ये हमारे आते हैं। तो सही बच्चों को याद भी करते हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए तो उदाहरण के रूप में जानते हैं कि कैसे हमारे ये कारक है जिनमें उदाहरण के तौर पर हमारे परीक्षा में आते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पर कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कर्ता कारक का चिन्ह है ने, अर्थात इसमें ने आएगा। राम ने खाना खाया। खाना किसने खाया? राम ने। तो यानी हमने जो उत्तर प्राप्त किया वो राम ने तक का किया। इसमें ने लिखा हुआ है जो कर्ता कारक का चिन्ह है। लेकिन मैंने एक दूसरा वाक्य लिखा हुआ है जिसमें लिखा है राम खाना खा रहा है। खाना कौन खा रहा है? राम। अभी भी हमारा उत्तर राम है और पहले भी हमारा उत्तर राम ही था। लेकिन इस वाक्य में हमें ने विभक्ति चिन्ह के प्राप्त हुआ है रूप में और इसमें राम केवल कर्ता के रूप में प्राप्त हुआ है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? केवल हमें कर्ता का ध्यान रखना है। अगर हमने कर्ता का ध्यान रख लिया तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा। दूसरा है कर्म कारक। राधा ने मोहन को बुलाया। यहाँ ने भी आया है और को भी आया है, लेकिन यहाँ बुलाने का क्या हुआ है? कर्म हुआ है। राजा के माध्यम से उसको बुलाया गया है, इसलिए इसमें हमारा जो प्रभाव है वो क्रिया पर पड़ता है। क्रिया के पर हमारा जो पूरा असर आ जाता है वो हमारा आता है मोहन पर। इसीलिए हमारा वाक्य मोहन के ऊपर डिपेंड है।
और मोहन के साथ क्या प्रयोग हुआ है, को, इसलिए हमारा इसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। नंबर 3 है कर्ण कारक। मैंने बताया था कर्ण का मतलब साधन है, साधन के द्वारा भी हमारा वाक्य पूरा होगा। मानिए चाकू से सेब काटा। आप ये मत सोचना कि सेब काटा तो सेब अलग हो गया, यहाँ चाकू से अर्थात चाकू के द्वारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि से या फिर के द्वारा दोनों प्रयोग हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, माँ ने चाकू से सेब काटा अर्थात माँ ने चाकू के द्वारा सेब काटा। तो यहाँ चाकू क्या है, साधन के रूप में आपके सामने आ गया है। उसके बाद नंबर 4 है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में हमारा पिताजी रोहन के लिए पुस्तक लाए, ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है राजू अपनी बहन को पुस्तक देता है, पिताजी रोहन के लिए। तो जो पुस्तक है वो किसके लिए है, रोहन के लिए। तो यहाँ रोहन के लिए आ गया, लेकिन इस वाक्य में के लिए नहीं आया है। क्या लिखा हुआ है, राजू अपनी बहन को पुस्तक देता है। लेकिन यहाँ क्या भाव आया है, देने का भाव। और मैंने आपको बताया था जब भी देने का भाव आए उस वाक्य में को आए तब हमारा कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। तो इसीलिए इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। नंबर 5 है अपादान कारक। अपादान कारक में मैंने बताया था आपको, अपादान कारक से है जो कि अलग होने पर है। और इसमें लिखा हुआ है गाड़ी स्टेशन से छूट गई, यानी स्टेशन से वो चली गई है, वो अलग हो चुकी है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चा छत से गिर पड़ा, तो ये इसका मतलब है इन चीजों में केवल वो अलग हुआ है। और अलग होने के भाव के लिए हमारा कौन सा आता है, अपादान कारक। आइए आगे बढ़ते हैं। संबंध कारक। संबंध कारक में आपके सामने ये है काके की, रारेरी और नानेरी, इन विभक्ति चिन्हों का होना जरूरी है। संबंध में है विधि विनय की बहन है, तो विधि का और विनय का क्या रिलेशन है, बहन भाई का रिलेशन है। तो यहाँ है वो बहन है, किसकी बहन है, विनय की। तो यहाँ इसमें की विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रयोग हुआ है। और अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे इसमें ने लिखा हुआ है, तो ने कर्ता में भी था और ने इसमें भी है, लेकिन जब इसमें आएगा तो वो जुड़ा होगा। जैसे उसने पुस्तक उठाई है, किसने पुस्तक उठाई है, उसने। तो उसने, ने उसके साथ जुड़ा हुआ है, और जुड़ते ही हमारा क्या होगा, उसमें संबंध का। जरूरी नहीं है कि विभक्ति चिन्ह ऐसे आए कि जो आपको दिखाई दे, ऐसे विभक्ति चिन्ह भी आते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य में जो आपको दिखाई भी ना दे। जैसे वह सुंदर राजकन्या है, वह सुंदर राजकन्या। राजकन्या का अर्थ है राजा की कन्या, तो यहाँ की छिपा हुआ है। ऐसे भी आपके सामने वाक्य आ सकते हैं। तो आपको वाक्य का अर्थ समझना है, उसके बाद ही आपको वाक्य का जो है बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। इसके बाद आते हैं नंबर 7 पर अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक में मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 में पर ऊपर, ये हमारे विभक्ति चिन्ह आएंगे। अधिकरण में राहुल ने मेज पर पुस्तक रखी। अब राहुल ने पुस्तक रखी, कहाँ रखी, आपको प्रश्न मिला कहाँ का, कहाँ रखी है, मेज पर। तो यहाँ पर, लेकिन मैंने अब इसमें एक और बताया था में। जैसे ऋषि मुनि ध्यान मग्न रहते हैं, ऋषि मुनि ध्यान मग्न, ध्यान मग्न का मतलब है ध्यान में मग्न। में आपने विभक्ति चिन्ह देखा है यहाँ, मैंने इस वाक्य में बताया, लेकिन उस वाक्य में नहीं था, लेकिन वो शब्दों के बीच में छिपा रहता है। जैसे रोहन कल आप बीती सुना रहा था, आप बीती अर्थात खुद पर बीती। अब आया इसमें पर, तो पर इसमें है तो हमारा इसमें अधिकरण कारक हुआ। ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि विभक्ति चिन्ह आ भी सकते हैं और विभक्ति चिन्ह नहीं भी आ सकते, लेकिन वाक्य का अर्थ समझते हुए हमें वाक्य को सही करना है। उसके बाद है अरे रामू तुम कब आई। यहाँ ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। जब भी सुख की बात, दुख की बात, घृणा की बात, चेतावनी की बात या विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात अचानक होने वाली कोई भी घटना हमारे सामने होती है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा संबोधन कारक कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज ये पाठ आपके समझ में आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके सामने इससे कोई संबंधित परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।